हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के चैप्टर 1 को समझेंगे। चैप्टर 1 का नाम है राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच अंतर संबंध को समझना। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में आपको मुख्य रूप से इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझना है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जितने भी टॉपिक्स को कवर करेंगे वो सभी टॉपिक्स आपको मुख्य रूप से इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में काफ़ी जानकारी देंगे। हालांकि जो आगे के चैप्टर्स हैं उनसे आपको और अच्छे से ये जो आपका इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का सब्जेक्ट है इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन आज के इस चैप्टर में हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को काफ़ी डिटेल में समझेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था होती है वो क्या होती है, उसका विकास कैसे हुआ, इसका क्या महत्व है, इसको आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। हालांकि दोस्तों जो आगे के चैप्टर्स हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि वो आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में और विस्तृत जानकारी देंगे। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या है, तो ये एक ऐसा विषय है जो राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच के संबंधों को वैश्विक स्तर पर समझने की कोशिश करता है। जो यहाँ पर नोट्स हैं वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या करता है, ये राजनीति वैश्विक स्तर पर देखता है कि राजनीति किस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था किस तरह से राजनीति को प्रभावित करती है, मतलब दोनों के बीच किस तरह के संबंध हैं, ये इसका अध्ययन करता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था यानी कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, आईपीई है, ये क्या करता है, ये राजनीति और अर्थव्यवस्था के संबंधों को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध कैसे हैं इसको समझने का प्रयास ये करता है। ये देखता है कि किस तरह से जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो किस तरह से राजनीति को प्रभावित कर रही है और किस तरह से जो वैश्विक राजनीति है वो किस तरह से, या जो मतलब देश की जो राजनीति है वो किस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। ठीक है, ये इसको समझने का प्रयास करता है। अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के द्वारा ये बातें और अच्छे से क्लियर की जाएंगी। बस आप दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर की जाएंगी। इसमें यह देखा जाता है कि कैसे देश, संस्थान और अन्य महत्वपूर्ण तत्व अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मिलकर आर्थिक नीतियों, व्यापार संबंधों और वित्तीय गतिशीलता को आकार देते हैं। मतलब देखिए, ये जो आईपीई है दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इसमें ये देखा जाता है कि कोई देश, किसी देश की राजनीति या कोई देश, किसी देश के निर्णय किस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार दे रहे हैं, किस तरह से वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, किस तरह से जो कोई संस्थान है, कोई इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए WTO है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, या कोई दूसरा कोई संस्थान है वैश्विक स्तर का, या कोई भी अन्य संस्थान है, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो किस तरह से व्यापारिक नीतियों, आर्थिक नीतियों को प्रभावित कर रहा है, किस तरह से वैश्विक स्तर की जो राजनीति है उसको प्रभावित कर रहा है, तो इसमें ये देखा जाता है। अभी मैं एग्जांपल के द्वारा आपको बातें समझाने का प्रयास करूंगा। आई होप यहाँ पे ये कुछ सामान्य बातें ये आपको हल्की हल्की समझ में आई होंगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये एक हाइपोथेटिकल थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है। हालांकि इससे मिलते जुलते चीज़ें आप खुद भी देखते हैं लाइफ में। यहाँ पे भारत और चीन के व्यापार से संबंधित ये मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया है, इसे यहाँ पर आप समझिए दोस्तों। मान लीजिए भारत ने चीन से मोबाइल फ़ोन आयात करने पर टैक्स बढ़ा दिया। इसका कारण केवल आर्थिक नहीं है कि भारत अपने देश में मोबाइल उत्पादन को बढ़ावा देना चाहता है, बल्कि राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर दोनों देशों के बीच तनाव है तो यह राजनीतिक तनाव भी इस निर्णय का कारण हो सकता है। तो यहाँ तक ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आईपीई इस पूरी स्थिति का अध्ययन करेगा, यह निर्णय दोनों देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर कैसे असर डालता है, तो इसका मतलब अध्ययन करेगा, इसको समझने का प्रयास आईपीई करेगा। अब यहाँ पे बात को समझिए दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे ये उदाहरण मैंने जो आपको समझाने के लिए लिया है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए कि जो चीन से बहुत सारे मोबाइल फ़ोन का जो आयात किया जाता है भारत के द्वारा, अगर भारत उस पर आयात टैक्स यानी कि जो आयात शुल्क है वो बढ़ा देता है, तो इसका नॉर्मली एक रीज़न ये होता है ना कि जब हम आयात शुल्क बढ़ाते हैं तो कई बार हम जो घरेलू उद्योग हैं उनको मतलब संरक्षण देने के लिए भी ऐसा करते हैं कि जो मतलब हमारे देश के अंदर जो मतलब चीज़ें हैं उनका मतलब प्रमोशन हो, ठीक है, उनमें बढ़ोतरी हो। तो भारत हो सकता है ना कि अगर मोबाइल फ़ोन आयात करने पर अगर भारत टैक्स बढ़ा रहा है, ठीक है, चीन से मोबाइल फ़ोन आयात करने पर अगर भारत टैक्स बढ़ा रहा है, तो इसका एक रीज़न नॉर्मली ये हो सकता है कि भारत क्या चाहता है कि भारत अपने देश में मोबाइल उत्पादन
को बढ़ावा देना चाहता है, ठीक है। एक आर्थिक कारण ये हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही ये, क्योंकि हमारे और चीन के जो रिलेशन हैं वो राजनीतिक रिलेशन स्पेशली अच्छे नहीं हैं, ठीक है। भारत और चीन के जो राजनीतिक रिलेशन है वो कोई बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ पर ये उदाहरण में आपको बताया जा रहा है कि ये जो निर्णय था चीन से मोबाइल फ़ोन आयात करने पर टैक्स बढ़ाने का, ये जो निर्णय था ये आर्थिक के साथ ही साथ इसका एक कारण राजनीतिक भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव डालती है या डाल सकती है। तो यहाँ पर ये आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आई होप यहाँ पर आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ी सी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बस आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो सकें इसलिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल रखा था। आई होप इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर हम कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स को देखते हैं जिनसे ये सारी बातें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ठीक है, वैश्विक तेल संकट का। अब 1970 के दशक में वैश्विक तेल संकट हुआ था, ठीक है, वैश्विक तेल संकट देखा गया था। अब यहाँ पे ये क्या है तो इसे समझिए। ओपेक क्या है दोस्तों, तो ये तेल निर्यातकों का, जो देश तेल निर्यात करते हैं उनका समूह है, ठीक है। इसमें दोस्तों ओपेक में कई सारे जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो इसमें शामिल हैं, ठीक है। वैसे तो इसमें कई सारे देश शामिल हैं, ओपेक में कई सारे देश शामिल हैं, लेकिन प्रमुख रूप से देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के कई सारे देश इसमें शामिल हैं। अब देखिए 1970 के दशक में तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका और पश्चिमी यूरोप पर तेल का निर्यात प्रतिबंध लगाया। इसका कारण अरब इजराइल युद्ध था। इस संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अब जो प्रतिबंध लगाया गया ओपेक के द्वारा पश्चिमी देशों पर, जो तेल निर्यात का प्रतिबंध लगाया गया, अब इससे क्या हुआ, वैश्विक स्तर पर जो तेल के दाम थे उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, ठीक है। तेल के जो दाम थे वो बहुत तेज़ी से बढ़ गए, मुद्रास्फीति हुई, मतलब जो अब वस्तुएं थी वो महंगी हो गई और वस्तुओं को खरीदने के लिए अब ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था, तो मुद्रास्फीति हुई, ठीक है। आर्थिक मंदी जैसे भी हालात कई सारे देशों में देखने को मिले। तो ये जो संकट था इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। यहाँ पर ये उदाहरण यह बताता है कि कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्णय वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पे ये एग्जांपल आपको IPE का जो ये आपका टॉपिक है इसको समझाने के लिए ही रखा गया था। इससे आपको कई सारी बातें क्लियर हुई होंगी, किस तरह से कोई देश या कोई संस्था किस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। यही सब अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में समझा जाता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझा। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको अब भी सही से समझ नहीं आया तो यही कहूँगा, वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था यह समझने में मदद करती है कि कैसे देशों के राजनीतिक और आर्थिक निर्णय एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसका असर ना सिर्फ उस देश पर बल्कि पूरी दुनिया पर भी पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक टॉपिक है, एक विषय के रूप में IPE का विकास। तो इसे अभी हम समझेंगे, लेकिन इसे समझने से पहले हम यहाँ पर एक दूसरा इसी का टॉपिक है, वैश्विक मामलों में राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच अंतर संबंध को समझने का महत्व। तो अभी हम इस टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। जो विकास वाला टॉपिक है उसे मैं थोड़ा और अच्छे से आपको समझाऊंगा, इसीलिए उसे हम लास्ट में समझेंगे। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। वैश्विक मामलों में राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच अंतर संबंध को समझने का महत्व। यहाँ पर बहुत ही यहाँ पे जितने भी शब्द हैं इसमें यही कहा जा रहा है कि IPE यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझने का महत्व क्या है। आखिर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था को क्यों पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर यही सारी बातें इस टॉपिक में यही सारी बातें बताई गई हैं। आज की दुनिया में राजनीति और अर्थव्यवस्था का गहरा संबंध है। इन दोनों को समझना जरूरी है क्योंकि ये मिलकर वैश्विक घटनाओं को प्रभावित करते हैं। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण देशों के बीच व्यापार, पूंजी और सेवाएं तेजी से आदान प्रदान हो रही हैं, लेकिन यह सब राजनीतिक फैसलों, कूटनीतिक चर्चाओं और देशों की रणनीतिक नीतियों से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए अमेरिका और चीन के बीच व्यापार विवाद सिर्फ आर्थिक मुद्दों का ही नहीं बल्कि राजनीतिक संघर्षों, रणनीतिक विचारों और घरेलू राजनीतिक मुद्दों का भी नतीजा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर यही बातें बताई जा रही हैं कि आज की दुनिया में जो राजनीतिक और जो राजनीति है, जो अर्थव्यवस्था है, इसका गहरा संबंध है।
हमें आईपीई को यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझना इसलिए आवश्यक है, ये जो विषय है आईपीई का, ये इसलिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि राजनीति और अर्थव्यवस्था का मतलब गहरा संबंध है और इन दोनों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये मिलकर वैश्विक घटनाओं को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार विवाद है। ठीक है, व्यापार को लेकर बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन ये जो व्यापार विवाद है ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं है, इसका एक कारण राजनीतिक भी है, राजनीतिक संघर्ष भी है दोनों के बीच में। कई सारे जो रणनीतिक विचार हैं या जो घरेलू राजनीति है तो वो भी प्रभावित करती है। तो एक राजनीतिक कारण भी है दोनों के बीच में व्यापार विवाद का। निवेश संधियां, आर्थिक प्रतिबंध भी इस संबंध को दर्शाते हैं। आर्थिक प्रतिबंध अक्सर राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगाए जाते हैं। कई बार दोस्तों आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं किसी देश पर, तो उसका एक कारण राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करना भी होता है। इसका दोस्तों आप सबसे अच्छा उदाहरण रूस यूक्रेन युद्ध में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। अब इस बीच जो पश्चिमी देश हैं स्पेशली, उन्होंने रूस पर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। तो ये जो आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया है, इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है? राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करना, मतलब एक राजनीतिक कारण है ना। रूस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया उसका एक बहुत बड़ा जो कारण है वो है राजनीतिक कारण। तो घुमा फिरा कर यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो राजनीति है वो बहुत ज़्यादा गहराई से जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है इसको प्रभावित करती है, इसलिए ये जो विषय है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह व्यापार समझौतों और निवेश संधियों में भी राजनीतिक कारकों का ध्यान रखा जाता है। अब कुछ उदाहरण और दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि यूरोपीय ऋण संकट। ठीक है, यह संकट सिर्फ आर्थिक प्रबंधन की गलती नहीं थी, बल्कि यूरोपीय संघ के भीतर राजनीतिक संघर्षों का भी नतीजा था। मतलब यहाँ पे ये जो घटना बताई जा रही है, तो ये जो यूरोपीय ऋण संकट था ये सिर्फ आर्थिक प्रबंधन की गलती ही नहीं थी, बल्कि इसमें एक राजनीतिक कारण भी था। क्या था वो? कि यूरोपीय संघ के भीतर राजनीतिक संघर्ष भी थे। मतलब ठीक है, ब्रेक्सिट, अब ये क्या है? तो यूके का यूरोपीय संघ से बाहर आना, यही है ब्रेक्सिट। ठीक है, इसमें भी राजनीतिक और आर्थिक वैश्वीकरण के मुद्दे जुड़े हुए थे। कोविड-19 महामारी का उदाहरण, यहाँ पे एक और उदाहरण दिया गया है। इस महामारी ने दिखाया कि कैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था और जन स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन, आर्थिक सहायता योजनाएं और वैक्सीन वितरण जैसे फैसले राजनीतिक और आर्थिक दोनों कारकों से प्रभावित थे। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो उदाहरण दिए गए हैं इनसे फिर यही बातें आपको बताई जा रही हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो राजनीति है, जो अर्थव्यवस्था है, वो किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो मतलब ये राजनीति और अर्थव्यवस्था किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर कई सारी घटनाओं को मतलब प्रभावित करते हैं। तो इसलिए आईपीई का जो विषय है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है या है। राजनीति और अर्थव्यवस्था के आपसी संबंधों को समझना जरूरी है ताकि हम वैश्विक समस्याओं को बेहतर ढंग से हल कर सकें। यह समझ हमें न सिर्फ विवादों को सुलझाने में मदद करती है, बल्कि वैश्विक शांति, सुरक्षा और समृद्धि को भी बढ़ावा देती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं एक विषय के रूप में आईपीई का विकास। अभी हमने क्या बात की थी? अभी हमने इसके महत्व को समझा था। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में किस तरह से जो आईपीई है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ये किस तरह से एक सब्जेक्ट के रूप में इसका विकास हुआ। ठीक है, मैं सब्जेक्ट इसलिए बोल देता हूँ दोस्तों ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, बाकी हम यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं बोलते, यहाँ पर हम बोलते हैं डिसिप्लिन, एक अनुशासन के रूप में। ठीक है, एक डिसिप्लिन के रूप में। यहाँ पर अनुशासन या डिसिप्लिन का मतलब यही है कि एक सब्जेक्ट समझ लो आप कि एक विषय के रूप में किस तरह से इसका विकास हुआ। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही हैं। तो देखिए दोस्तों, आईपीई का विकास, मैंने यहाँ पर आईपीई लिख रखा है। अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे तो हो सके तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था ही लिखें। अब दोस्तों यहाँ पर आप बात को समझिए। देखिए दोस्तों, आईपीई का विकास, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विकास 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ। तो क्या इससे पहले ये सब्जेक्ट था ही नहीं? अब यहाँ पे इस बात को समझिए। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। आईपीई का विकास तो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ, लेकिन इससे पहले क्या होता था कि इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक उपक्षेत्र, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ही इसे पढ़ लिया जाता था। मतलब आईपीई से संबंधित जो भी विषय थे, जो भी मतलब बातें थी, उनको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत ही या इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत ही पढ़ लिया जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे इसका महत्व बढ़ता गया। इसमें कई सारे मतलब शोध हुए, कई सारे विचार सामने आए, कई सारे सिद्धांत इसमें शामिल हुए, जिससे ये एक अलग विषय के रूप में इसका विकास हुआ।
एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के शुरुआती योगदान, जिनके लेखन ने पारंपरिक आर्थिक सिद्धांत के लिए रूपरेखा स्थापित की, आईपीई के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पारंपरिक आर्थिक सिद्धांत का मतलब है जो शुरुआती जो आर्थिक सिद्धांत रहे हैं, तो उनकी बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का नाम आ रहा है कि इन्होंने कई सारे जो पारंपरिक आर्थिक सिद्धांत सामने रखे, तो इसने एक योगदान दिया आईपीई के विकास में, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के विकास में इन्होंने एक शुरुआती योगदान दिया। स्मिथ के अदृश्य हाथ के विचार और रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत ने यह समझाया कि बाजार कैसे संसाधनों का आवंटन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे काम करता है। इन विचारों ने भविष्य में व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास पर अंतर्राष्ट्रीय बहस का मार्ग प्रशस्त किया। यहाँ पर दोस्तों अदृश्य हाथ का यहाँ पर मतलब है, ये जो विचार था अदृश्य हाथ का स्मिथ का, तो इन्होंने बाजार के कॉन्टेक्स्ट में इसको सामने रखा था। मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें मतलब इसको नहीं समझना है, हमें मेनली समझना है कि किस तरह से आईपीई का विकास हुआ। ये चीज़ें हमें इस टॉपिक में समझनी है। लेकिन फिर भी कई सारे बच्चों को ये सारी बातें नहीं पता, तो मैं हल्का हल्का आप लोगों को बता देता हूँ कि ये क्या है। देखिए, स्मिथ के अदृश्य हाथ का विचार का यहाँ पर मतलब है कि स्मिथ ने क्या कहा कि अदृश्य हाथ की बात की कि जो मतलब सरकार होती है तो उसे कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए बाज़ार में। इन्होंने एक अदृश्य हाथ की बात की। इन्होंने कहा कि बाज़ार में क्या होता है कि सभी व्यक्ति अपना फ़ायदा चाहते हैं, ठीक है, एक निज स्वार्थ होता है सभी व्यक्ति में। तो इससे क्या होता है, कहने के लिए तो ये व्यक्तिगत हित की बात है, मतलब हर व्यक्ति अपना हित चाहता है, ठीक है, अपना लाभ चाहता है हर व्यक्ति। लेकिन इसी से उसका ये जो विचार है व्यक्ति का निज लाभ का जो विचार है, खुद व्यक्ति का जो ये जो विचार है निज लाभ का, इसी से सामूहिक लाभ भी होता है, मतलब इससे समाज को भी लाभ होता है। अदृश्य हाथ का ये जो विचार है इसका मतलब यही था कि जो बाजार होता है वो अपने आप ही, मतलब बाजार ऐसे रेगुलेट होता है अपने आप ही कि उसमें सभी को लाभ होता है। सरकार को इसमें कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसा स्मिथ ने इस विचार में मतलब सारी बातें रखी। इसके कहने का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण यहाँ पर विचार एडम स्मिथ के द्वारा रखा गया, ठीक है। इसी तरह जो डेविड रिकार्डो हैं तो उन्होंने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत सामने रखा। उन्होंने ये समझाया कि मतलब तुलनात्मक जो लाभ का विचार है, इसका मतलब यहाँ पर यही है कि जो देश, मतलब मान लीजिए कि कोई देश है, तो उस देश को उन्हीं चीज़ों का उत्पादन करना चाहिए जिसमें उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होता है। रिकार्डो का ये जो तुलनात्मक लाभ का विचार है, इसमें इन्होंने यही समझाया कि जो मतलब देश किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो उन्हें उन चीज़ों का उत्पादन करना चाहिए जिसमें देशों को, मतलब उस देश को अधिक लाभ होता है। मान लीजिए कि कोई ए नाम का कोई देश है, ठीक है। अब मान लीजिए जो ए नाम का देश है वो मोबाइल भी बनाता है और वो कपड़े भी बनाता है, ठीक है, वो क्लोथ्स भी बनाता है, कपड़े भी बनाता है। अब इसको मोबाइल में ज़्यादा लाभ होता है, मतलब मान लीजिए कि इसको मोबाइल बनाने में लाभ ज़्यादा होता है, इसकी लागत भी कम आती है। तो रिकार्डो का मानना यही है कि जिसमें आपको लाभ आपका अधिक हो, लागत भी आपकी कम ही लगे, ठीक है, लाभ के हिसाब से, तो आपको उसी का चीज़ का अधिक उत्पादन करना चाहिए। तो आई होप ये सामान्य बातें आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के द्वारा ये शुरुआती योगदान दिया गया था कि इन्होंने कई सारे जो पारंपरिक आर्थिक सिद्धांत हैं तो इसकी रूपरेखा मतलब स्थापित की, ठीक है, कई सारे जो विचार इन्होंने सामने रखे तो उससे एक योगदान मिला आईपीई के विकास में, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर। और इसके आगे देखें तो युद्ध के बीचों बीच आईपीई के सिद्धांत में प्रगति जारी रही। इस पर व्यापारिक और कीनेसियन सिद्धांतों का विशेष प्रभाव था। कीनेसियन सिद्धांत क्या है, तो कीनेसियन सिद्धांत ने आर्थिक प्रबंधन और वित्तीय नीतियों और सरकार की भागीदारी पर नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आईपीई का विकास तब तेज हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और उदार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्थानों की स्थापना हुई, जिनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना था। तो देखिए दोस्तों 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, जिसके बाद विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। दोस्तों यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं, इन्हें एक बार मैं आपको समझाता हूँ, इसके बाद सारी बातें अरेंज करके आपको अच्छे से समझाऊंगा। रॉबर्ट केओहेन और जोसेफ नाए जैसे विद्वानों ने उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद के सिद्धांत का समर्थन किया, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में सहयोग को बढ़ाने और विवादों को कम करने में संस्थानों और मानदंडों की भूमिका को रेखांकित करते हैं। 1970 और 80 के दशक में आईपीई के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया जब सुजेन स्ट्रेंज और रॉबर्ट
कॉक्स जैसे विद्वानों ने पारंपरिक उदार और यथार्थवादी दृष्टिकोणों को चुनौती दी। इन विद्वानों ने वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था में सत्ता, असमानता और संघर्ष के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। स्ट्रेंज के संरचनात्मक शक्ति के विचार और कॉक्स के प्रभुत्व के सिद्धांत ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर नई दृष्टिकोण प्रदान किए। इस दौर में नव मार्क्सवाद, निर्भरता सिद्धांत और विश्व प्रणाली विश्लेषण जैसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण उभरे। आईपीई का इतिहास यह दिखाता है कि कैसे बौद्धिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आईपीई का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है, जिससे हमें आधुनिक दुनिया में राजनीति और अर्थशास्त्र के जटिल संबंधों को समझने के लिए नए विचार और तरीके मिलते हैं। दोस्तों देखिए, आईपीई का ये जो विकास है, ठीक है, इसे अभी हमने समझा, लेकिन इसमें कई सारी बातें थी, आपको इसमें अभी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। तो मैं इसे दोस्तों एक बार और अच्छे से आपको सारी बातें क्लियर करता हूँ। देखिए, आईपीई का विकास 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ दोस्तों। अब ये विकास किस तरह से हुआ, इसे आप समझिए मुख्य रूप से। देखिए, समय समय पर इसमें कई सारे विचार जुड़ते चले गए। अर्थव्यवस्था से संबंधित, राजनीति से संबंधित कई सारे जो विचार इसमें आते चले गए। इसी से आईपीई यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का विकास हुआ है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुरुआती योगदान एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के जो विचार थे पारंपरिक आर्थिक सिद्धांत से संबंधित, तो ये जो मतलब विचार थे पारंपरिक आर्थिक सिद्धांत जो थे, इसने आईपीई के विकास में शुरुआती योगदान दिया। ठीक है, जैसे कि स्मिथ के अदृश्य हाथ का जो विचार था, तुलनात्मक लाभ का, जो रिकार्डो का जो तुलनात्मक लाभ का जो विचार था, तो वो इसमें मतलब इन विचार ने भी आईपीई के विकास में योगदान दिया। अब देखिए दोस्तों, ये जो विचार हैं ये अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो विचार थे अदृश्य हाथ और तुलनात्मक लाभ के, ये बाजार की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, है ना। तो इस तरह इन्होंने आईपीई के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि कई सारे विचार मतलब इसमें जुड़ते गए। केनेसियन सिद्धांत का भी एक विशेष प्रभाव रहा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आईपीई का विकास तेज हुआ, जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और उदार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। अब दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन सामने आए। ठीक है, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सामने आई और उदार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया जाने लगा। इसके साथ ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में, जिसके तहत विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये जो मतलब संस्था है, इसकी स्थापना हुई। इसके साथ ही दोस्तों कई सारे विद्वानों ने भी इसमें बहुत मतलब अपना योगदान दिया। जैसे कि रॉबर्ट केओहेन और जोसेफ नाई जैसे विद्वानों ने उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद के सिद्धांत का समर्थन किया। 1970 और 1980 के दशक में आईपीई के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया, जब सुजेन स्ट्रेंज और रॉबर्ट कॉक्स जैसे विद्वानों ने पारंपरिक उदार और यथार्थवादी दृष्टिकोणों को चुनौती दी। इन विद्वानों ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था में सत्ता, असमानता और संघर्ष के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब दोस्तों हम यहाँ पर यही देख रहे हैं कि मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आईपीई का जो विकास है वो काफ़ी तेज़ी से होने लगा। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यही हुआ कि कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने का प्रयास किया गया। मतलब जो वैश्विक राजनीति थी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी थी। एक वैश्विक राजनीतिक जो अर्थव्यवस्था है ये मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अर्थव्यवस्था है, वैश्विक अर्थव्यवस्था, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रही थी। जो कई सारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण हो रहे थे। कई सारे इसमें सिद्धांत शामिल होते गए, कई सारे विद्वानों ने कई सारे सिद्धांत सामने रखे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से संबंधित, जिससे आईपीई का विकास हुआ। और अभी भी दोस्तों आईपीई का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। मतलब यही है कि आईपीई के क्षेत्र में यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के क्षेत्र में जैसे जैसे नए नए शोध हो रहे हैं, ठीक है, नई जो रिसर्च हो रही हैं या नए जो विचार शामिल हो रहे हैं, तो उनसे इसका मतलब आईपीई का जो विषय है वो अभी भी विकसित हो रहा है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों यहाँ पर अभी हमने सामान्य रूप से यहाँ पर हमने बात की कि किस तरह से एक विषय के रूप में आईपीई का क्षेत्र का विकास आईपीई का विकास हुआ एक डिसिप्लिन के रूप में। ठीक है, किस तरह से एक डिसिप्लिन के रूप में, एक विषय के रूप में इसका विकास हुआ। यहाँ पर देखिए दोस्तों सामान्य रूप से हमने यहाँ पर सारी बातें समझी। यहाँ पर जैसे कि कुछ सिद्धांत वगैरह हैं, जैसे कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हो गया, तो मैंने अभी आपको इसे डिटेल में नहीं समझाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे इसे डिटेल में पढ़ाना भी नहीं है। ठीक है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि ब्रेटन वुड्स वगैरह पर मैं एक अलग से वीडियो लाऊं, क्योंकि ये बड़े टॉपिक हैं और इन्हें एक अलग वीडियो में काफ़ी अच्छे से कवर करना ज़रूरी है। तो कोशिश रहेगी जैसे कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्या था, तो इसे मैं एक अलग वीडियो में आपको पढ़ाऊँ।
काफ़ी डिटेल में, तो इससे आपको और जानकारी मिलेगी। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों कई सारे यहाँ पे जो विचार रखे हैं उन्हें मैंने आपको अलग से अभी नहीं बताया। इसका कारण यही है कि क्योंकि यहाँ पर अभी हमें यहाँ पर इससे बस हल्का हल्का समझना है, ठीक है। हमें बस ये समझना है कि समय समय पर ये मतलब कुछ ये जो प्रमुख सिद्धांत थे वो इसमें ऐड हुए, इससे IPE का जो विषय है इसका विकास हुआ। और अगर हम अलग अलग सिद्धांतों को समझने लग जाएंगे और उनकी हिस्ट्री को पूरा समझेंगे तो और मतलब ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको यहाँ तक क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।